कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी बच्चों व्हीट स्टोन सेट। बच्चों जिस तरह से हमने अभी तक प्रतिरोधों को संयोजन के बारे में हमने देखा क्या किरचॉफ लॉ, उसी प्रकार से एक साइंटिस्ट और थे व्हीट स्टोन, जिन्होंने प्रतिरोधों को ही संयोजित करके एक व्यवस्था तैयार किया, एक सेतु तैयार किया और उसी को उन्होंने कहा क्या व्हीट स्टोन सेतु। इसमें होता क्या है बच्चों, आइए इसके बारे में जानते हैं और बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए कह रहा क्या बच्चों, आपका हेडिंग क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की, बच्चों बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की, किसकी, प्रतिरोधों की यानी रेजिस्टेंस के बारे में, ये भी अपना नियम रेजिस्टर के ही बारे में दिया, एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। कैसा व्यवस्था बच्चों, एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। क्या एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इनके व्यवस्था के आधार पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनके व्यवस्था के आधार पर हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और इसी व्यवस्था को क्या कहा गया बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। मतलब क्या बच्चों, प्रोफेसर व्हीट स्टोन जो थे वह प्रतिरोधों को यूज करके एक व्यवस्था तैयार किया, रेजिस्टेंस को वाक्स को यूज करके एक व्यवस्था तैयार किया। उस व्यवस्था को उन्होंने नाम दिया व्हीट स्टोन सेतु, क्योंकि व्हीट स्टोन उनका नाम था, अपने नाम के आधार पर उस निर्माण का नाम रख दिया। और इस व्यवस्था से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जटिल परिपथों का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारे वायर आपस में जुड़े हैं, उनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इनके व्यवस्था के आधार पर। इनके व्यवस्था के कुछ कंडीशन हैं, इनका व्यवस्था कैसे कैसे लागू होगा, यानी व्हीट स्टोन सेतु कैसे वर्क करेगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ जानते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्या रहा व्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट याद क्या रखेंगे बच्चों, इसमें 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध को बच्चों, 4 प्रतिरोध। यानी जो व्हीट स्टोन सेतु है हमारा, इसमें 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, इसमें जोड़कर बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चतुर्भुज। यानी व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा चतुर्भुज, चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण के, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस चतुर्भुज के विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, एक सेल जोड़ देते हैं। आइए यहाँ देखिए, तो बच्चों यहाँ देखेंगे आपका यह पहला सिरा A, यहाँ दूसरा पॉइंट है, सॉरी यहाँ पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। पॉइंट A और B के मध्य बच्चों जो प्रतिरोध है वह P है। पॉइंट BC के मध्य बच्चों जो प्रतिरोध है Q है। CD के मध्य S है, AD के मध्य R है। जो AB में जो धारा जा रहा है बच्चों, यानी प्रतिरोध P वाले सिरा में कितना जा रहा है, I1, और यही धारा इस तरह से यहाँ भी आएगा। इसका मतलब यह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यही धारा इसमें भी जा रहा है, इसी धारा में भी। जितने प्रतिरोधों में अगर एक ही धारा जाएगी तो सभी क्या होंगे, समान श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार I2 भी इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका मतलब इस श्रेणी क्रम में। यह देखिए एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया, और इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है बच्चों, इस विकर्ण में हमने एक बैटरी लगा दिया है। क्या लगा दिया है बच्चों, एक बैटरी लगा दिया है, इसको हम गैल्वेनोमीटर, क्या कहेंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर। एक एरो है, क्या कहेंगे इसको हम बच्चों, इसको हम कहेंगे गैल्वेनो, यानी GD का। क्या बात समझ में? अब बच्चों इसके इतना पॉइंट समझे, इसमें 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण में क्या जोड़ते हैं, एक सेल जोड़ते हैं, यही हमारा सेल है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट कुंजी है, कुंजी से लॉक कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, यानी क्लोज ऑन कर सकते हैं इस की से। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो और सेतु किसमें हो, संतुलन में हो। मतलब क्या सर, मतलब बच्चों इसको हम इस प्रकार चारों प्रतिरोधों को समायोजित करते हैं
कि जब यह करंट फ्लो कर रहे हैं तो यह जो हमारा गैल्वेनोमीटर है बच्चों, यह जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई विक्षेप नहीं हो, मतलब इस तरह से वैरो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। अगर विक्षेप होगा तो वैरो कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा हो जाएगा, मतलब एरो इधर उधर डिफ्लेक्ट होने लगेगा। और इस कंडीशन में हमारा जो व्यवस्था होगा वह डगमगाने लगेगा, यानी अपनी अवस्था को बदल देगा। तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यहाँ पे जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस प्रतिरोधों में, उसको प्रवाहित करने से गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो, मतलब एरो अपना स्थान वैसे ही लिया रहे, थोड़ा सा भी इसमें डिस्टरबेंस न आए, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। और इस कंडीशन में सेतु हमारा क्या कहलाता है, संतुलन में हो। किसमें क्या कहलाता है, संतुलन अवस्था में कहलाता है, कि सेतु हमारा किसमें है बच्चों, संतुलन अवस्था में है। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इस दशा में चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, यह पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा का निष्कर्ष यही है। इस दशा में चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, किस दशा में, संतुलन की दशा में। किस दशा में बच्चों, संतुलन की दशा में चतुर्भुज के संलग्न दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा, क्या होगा बच्चों, अनुपात। सेतु के संलग्न भुजा, जैसे हमारा सेतु है तो इस पॉइंट से यह दो भुजा यानी AB और CD, AD है तो यह संलग्न भुजा हो गया। इस पॉइंट से दो भुजा है BC और CD, तो यह संलग्न भुजा हो गया। शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपातों के क्या होता है, बराबर, यानी शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपातों के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। कैसे सर जी, यहाँ आप देखेंगे इसका यह संलग्न भुजा है तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात इनके प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है, बराबर है, इनके प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है, बराबर है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। अब कहेंगे सर जी यहाँ तो P/R है, Q/S है, आप P/Q लिख दिए हैं, R/S लिख दिए हैं, मतलब यहाँ देखिए यह पॉइंट समझे हैं, संलग्न भुजाओं से दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो अगर इस पॉइंट से देखिए, इस सेल वाले पॉइंट से, तो यह आपका AB है और क्या है, BC है, तो यह संलग्न भुजा होगा। इसका अनुपात क्या होगा बच्चों, P/Q। यह सेल का दूसरा सिरा D है, इससे कौन जुड़े हैं, R, और कौन जुड़े हैं, S, तो संलग्न भुजा हो गए, तो यह हो गया बच्चों R/S। तो इनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है पॉइंट। यह होता कैसे है, इसको हम प्रूफ भी करते हैं। अगर यह पूरा पॉइंट क्लियर है बच्चों, इसको आप लिख लेंगे जरूर, और लिखने के बाद इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। इसका लास्ट कॉन्सेप्ट जो रिजल्ट है बच्चों यही है। कैसे आया इस पॉइंट को केवल हम क्या करेंगे, समझेंगे। अरे मिट नहीं रहा है, इस पॉइंट को केवल क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे कैसे आया, बस थोड़ा सा यहाँ समझा देंगे, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेंगे, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। पूरे पॉइंट्स को लिख लेंगे अच्छे से, और अच्छे से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आपको कोई डाउट न हो। थोड़ा सा यह पॉइंट आया कैसे देखते हैं। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे बच्चों, तो एक पास हमारा यह हो गया और एक पास यह हो गया। तो इस पास में जब आप चलना प्रारंभ करेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा बच्चों, धनात्मक, यानी I1P। और जब ऐसे घूम के आएंगे तो जब हम इधर आ रहे हैं, धारा नीचे जा रही है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। यानी जब धारा की दिशा में चले तो धारा प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक, धारा के विपरीत, धारा नीचे हम इधर जा रहे हैं तो इनका गुणनफल ऋणात्मक। सेल कोई है नहीं यहाँ पे, तो बराबर क्या हो गया, 0। कहेंगे सर यहाँ है, यहाँ सेल का कोई मान नहीं दर्शाएगा, इसलिए वह क्या हो गया, 0। तो यहाँ कह सकते हैं I1P बराबर I2R, इक्वेशन मान लिए। इसी प्रकार इस पास में कहेंगे बच्चों, जब ऐसे चलेंगे आप धारा की दिशा में, तो इसका गुणनफल क्या होगा, धनात्मक, यानी I1Q। और यहाँ जब आएंगे बच्चों अपोजिट होगा 100%, धारा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं ना, धारा कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इनका गुणनफल ऋणात्मक, यानी हो जाएगा I2S बराबर 0। और यहाँ से अगर कहें I1Q बराबर तो क्या मिलेगा, I2S। इसको मान लीजिए समीकरण। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दें बच्चों, भाग दे दें। ध्यान से समझेंगे, इस समय हम इससे क्या कर दें, भाग दे देंगे, यानी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। तो I1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, P/Q। I1 कैंसिल, P/Q क्या बचेगा, जब हम फर्स्ट में डिवाइड से करेंगे सेकंड से, तो I1 कैंसिल, P/Q, और यहाँ I2 कैंसिल, R/यस। यही हमें क्या हो जाएगा बच्चों, मिल जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ होंगे।
बहुत अच्छे से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार पूरे नोट्स को आप लिख लेंगे अच्छे से, एक दो बार पढ़ लेंगे, आपका व्हीटस्टोन सेतु 100% क्लियर हो जाए। तो बच्चों इस स्लाइड में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिए हैं। आइए इससे रिलेटेड हम देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोध। व्हीटस्टोन सेतु क्या निर्माण क्या इसलिए था? प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए। कैसे हम प्रतिरोधों को ज्ञात करेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछेंगे उसको देखेंगे बच्चों। आइए देखिए एक प्रश्न लिया गया, देखिए कह रहा क्या, संलग्न चित्र में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो गणना कीजिए। पहला प्रश्न x का मान, यहाँ परिपथ में देखिए, यहाँ बच्चों आपका 10 ओम का प्रतिरोध है और इसमें कह रहा करंट जो है वह 0 है। करंट कितना है बच्चों? 0 है। ध्यान से समझ लेंगे, करंट कितना है? 0। कह रहा शून्य है तो गणना कीजिए x का मान, यानी यहाँ x का मान, तुल्य प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और सेल में प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा, इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है यह पूछा गया है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। जब x का मान, अब देखिए हमने व्हीटस्टोन सेतु में क्या पढ़ा, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो उसका विकर्ण चतुर्भुज के रूप में इस प्रकार संयोजित करेंगे कि चतुर्भुज के विकर्ण में अगर कोई सेल लगा है और उसमें जब हम इस सेल से धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें कोई विक्षेप न हो। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें कोई करंट ही नहीं आ रहा तो इसमें कोई विक्षेप होगा नहीं, यानी हमारा सेतु जो है वो बच्चों संतुलन की अवस्था में है। और हम जानेंगे कैसे संतुलन की अवस्था में है बच्चों, तो एक पॉइंट और याद रखेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात देख लेंगे और वे आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, तो कह देंगे संतुलन की अवस्था में है। यहाँ तो इसका मान ज्ञात नहीं है तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ विकर्ण से जान जाएंगे कि धारा शून्य है तो इसमें कोई विक्षेप नहीं है, यानी हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में है। अब जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है बच्चों तो हम जानते हैं क्या, जब सेतु, क्या लिखा रहा है जी, जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो हम जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों? बराबर। यहां से लीजिए तो क्या होगा? 3/6, 3/6, और इसके संगत भुजा क्या होंगे बच्चों? x/12, यानी कितना हो जाएगा? 12×3 36/6 बराबर x, यानी 6 6 का 36, यानी x का मान कितना ओम होगा बच्चों? 6 ओम, यानी इसका मान कितना ओम होगा? 6 ओम। अब रख के देख लीजिए, 6/12 काट दीजिए, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ 6/12 काट दीजिए, यहाँ भी 1/2, यानी बराबर हो जाएगा कि नहीं? यानी सेतु हमारा किसमें था? संतुलन में था। क्लियर है बच्चों? अब कह रहा क्या, पहला पॉइंट क्लियर है, पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या कह रहा? तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखेंगे ध्यान से बच्चों, यह जो है हमारे श्रेणी क्रम में, किसमें, क्योंकि इसमें भी I1 जाएगा तो इसमें भी कितना जाएगा? इसमें मान लो I2, तो I1 इसमें भी और इसमें भी, तो 6 और 3 कितने हैं? 9 ओम, यानी यह श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, इसका मान कितना आ गया? 6, x का मान 6, तो 12 6 कितना? 18 ओम, यानी 6 9 ओम और 18 ओम। इसमें धारा I1 जा I2, यानी यह दोनों किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में। जब धारा भिन्न भिन्न जाती है तो किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। तो 9 ओम और 18 ओम समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट, यानी तुल्य प्रतिरोध एक बार कितना होगा बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे हम लिख रहे हैं, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, R1 का मान कितना है? 9, कितना है बच्चों? 9 प्लस 1/R2, R2 का मान कितना? 18, यानी R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? लेसा ले लीजिए 18, 9 से डिवाइड करोगे 2, 2 करने 2, 18 डिवाइड करोगे 1 करने 1, यानी R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? 3/18 काट दीजिए, 1/6, 1 से 1 डिवाइड, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 6 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 6 ओम। अब कह रहा तीसरा प्रश्न, सेल से प्रवाहित धारा, तो धारा हम जानते हैं बच्चों I क्या होता है? V/R, तो तुल्य यहाँ सेल का वोल्टेज कितना है? 5, और धार इसमें तुल्य धारिता कितनी है? 6, यानी काट दीजिए, यानी I बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, कितना आएगा? लगभग आएगा आपका 0.67 एम्पीयर। डिवाइड कर देंगे, लगभग इतना आएगा, नहीं आएगा तो डिवाइड कर दे तो ही आता होगा। आई होप यह तीनों प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि चैनल आगे ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।